गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड क्लास ऑन वॉलेशन डिमांड कर्व। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि वॉलेशन डिमांड कर्व को यानी कि वॉलेशन डिमांड फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग वॉलेशन डिमांड कर्व की स्लोप और वॉलेशन डिमांड कर्व की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। देखिए, आपको पता है ये डिमांड कर्व है, वॉलेशन डिमांड कर्व फॉर x1, ये है वॉलेशन डिमांड कर्व या फिर वॉलेशन डिमांड फंक्शन फॉर x2। अब जब हम बात करते हैं वॉलेशन डिमांड कर्व की स्लोप ऑफ वॉलेशन डिमांड फंक्शन, तो देखिए इसकी स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वॉलेशन डिमांड फंक्शन इज डाउनवर्ड और यू कैन से नेगेटिवली downward sloping for normal goods। अगर x1 एक नॉर्मल गुड है तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मतलब कुछ इस तरह से ये x1 है, ये p1 है और ये है वॉलेशन डिमांड कर्व। ये तो बात हो गई डायग्रामेटिकली। अब मैथमेटिकली आप कैसे बताओगे कि वॉलेशन डिमांड का स्लोप होता है डाउनवर्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम x1 का डेरिवेटिव करेंगे, बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? p1 के रेस्पेक्ट में। और ये आपका लेस देन जीरो आना चाहिए। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो से कम आएगी यानी माइनस में आएगी। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि वॉलेशन डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड होगी। किसके लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए। तो हुआ पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो जो वॉलेशन डिमांड कर्व है इसकी स्लोप अपवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड यानी कि इसकी स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी गिवन गुड्स के लिए। अगर हमारा x1 एक गिवन गुड्स है तो इसका जो स्लोप होगा वो ऐसे होगा। इसका मतलब है अगर x1 का प्राइस बढ़ जाएगा तो x1 की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको ध्यान रखना है वॉलेशन डिमांड कर्व की स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नॉर्मल गुड्स है तो नेगेटिव होगी और अगर गिवन गुड्स है तो फिर पॉजिटिव होगी। ये बात कर ली हम लोगों ने स्लोप की। अब बात करते हैं वॉलेशन डिमांड कर्व की प्रॉपर्टीज की। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वॉलेशन डिमांड फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो वॉलेशन डिमांड कर्व की जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि वॉलेशन डिमांड कर्व इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 इन P1, P2 एंड इनकम। सबसे पहली बात तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी बजट लाइन है। ये स्टेटमेंट यानी कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप P1 में, P2 में और इनकम में किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल इन तीनों को डबल कर दो, इन तीनों को ट्रिपल कर दो या फिर इन तीनों को 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, तो इससे कंज्यूमर के बजट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है? आपको इसके दो रीजन देने पड़ेंगे, दो कारण देने पड़ेंगे। पहले देखिए समझते हैं। इन तीनों में फॉर एग्जांपल मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं P1 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर P2 में 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं इनकम में 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से मैं 5 कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपकी पहले वाली बजट लाइन ही आ गई, ठीक है। पहला रीजन तो ये है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पूरी बजट लाइन में तो आपकी बजट लाइन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा लॉजिकल जो रीजन आपको देना है वो ये देना है कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से P1, P2 और इनकम में
मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इन तीनों को एक पॉजिटिव नंबर से इंक्रीज करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो जो बजट लाइन की स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो पहले जैसी ही रहती है, नो चेंज। देखिए P1 P2 ये बजट लाइन की स्लोप होती है, ठीक है। अब मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, P1 को P2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्लोप पे इंपैक्ट क्या हुआ, कोई नहीं हुआ। अब इस बात को हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे, डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये x2 है, ये आपकी बजट लाइन है। पहले इस बात को ऐसे थ्योरेटिकल समझो। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपीज, हम एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप इसे मंथली मान लो, वीकली मान लो, जैसे आपको मानना है मान लो। फॉर एग्जांपल मंथली इनकम आपकी 20,000 है और आपकी इनकम डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल, या फिर समझ लो कि आपकी इनकम 5 टाइम्स हो जाए। आपकी इनकम हो गई 5 टाइम्स, यानी कि आपकी इनकम हो गई 1 लाख रुपीज पर मंथ। दूसरी तरफ सारी चीजों के प्राइसेस, जिन भी चीजों को आप यूज करते थे वो भी 5 टाइम्स हो गए। मिल्क 5 टाइम्स हो गया, पेट्रोल 5 टाइम्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 टाइम्स हो गया, क्लॉथ्स के प्राइस 5 टाइम्स हो गए, सभी चीजें 5 टाइम्स हो गई। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा आप पे, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ा। 5 टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हुई, 5 टाइम्स आपकी चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हुई। तो आपकी बजट लाइन जहां पहले थी, आपकी बजट लाइन अब भी वहां पर ही रहेगी, इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम P1 P2 और इनकम को एक सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं सेम अमाउंट के साथ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंज्यूमर जिस बंडल को पहले यूज कर रहा था अब भी उसी बंडल को यूज करेगा। इसे आप कैसे समझाओगे और फॉर्मल वे में, उसको भी समझते हैं। उसको समझाने का तरीका यह होता है, मैंने अभी आपको बजट लाइन में मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब इसमें क्या करना है, आप इस वैल्यू को लिखना x1 की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, P1 में P2 में M में एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। वो पॉजिटिव नंबर हम लोगों ने मान लिया है लैम्डा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P1 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, P2 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, इनकम में भी लैम्डा से मल्टीप्लाई करा। तो अब होगा क्या, लैम्डा बाहर आएगा 0 पावर के साथ, लैम्डा क्या होगा, 0 पावर के साथ बाहर आएगा और आपके पास बचेगा ये P1 P2 M। अब आपको पता है अगर किसी भी डिजिट की या किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये हो गया 1, अब 1 के मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या होगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, वही रहेगा। तो आपको ज्यादा फॉर्मल वे में मैथमेटिकली जो प्रूव करना होगा वो ये प्रूव करना होगा कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिमांड कर्व पे जो वॉलेशन डिमांड कर्व है x1 का, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही आप x2 को भी प्रूव कर सकते हो। यहां पे भी आप लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगेन लैम्डा की पावर 0 बाहर आएगी और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये बचा आपके पास। तो पहली प्रॉपर्टी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको ये किस तरह से प्रूव कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, वॉलेशन डिमांड कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो वॉलेशन डिमांड कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम लोग वॉलेशन डिमांड फंक्शन को यूलर थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप वॉलेशन डिमांड कर्व को यूलर थ्योरम की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसे कुछ इस तरह से लिखोगे, ये जो x1 है, x1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे P1 के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा। अब एक और बात देखिए, x1 की जो वैल्यू है वो ये है, तो मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, मैं सिंपल सा इतना लिख दूंगा, आप लिख लेना पूरी वैल्यू एग्जाम में, ठीक है। ये तो अगर हम x1 का डिफरेंशिएशन करते हैं P1 के रेस्पेक्ट में और उसकी P से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही x1 का डिफरेंशिएशन करें
P2 के रेस्पेक्ट में और P2 से मल्टीप्लाई करें प्लस ऐसे ही हम लोग x1 का करते हैं डिफरेंशिएशन इनकम के रेस्पेक्ट में और इनकम से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सब जीरो के इक्वल आएगा। ये पहला पार्ट है इस थ्योरम का। ऐसे ही हम लोग डिमांड का x2 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर दें किसके रेस्पेक्ट में, P2 के रेस्पेक्ट में, P2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें किसके रेस्पेक्ट में, P1 के रेस्पेक्ट में और P1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दें हम लोग इनकम के रेस्पेक्ट में और इनकम से कर दें मल्टीप्लाई। ये हो गया इस इक्वेशन का इस प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यहां से ही निकलती है। थर्ड प्रॉपर्टी का जन्म इन इक्वेशन से ही होगा। उसका स्टेटमेंट बाद में लिखवाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसकी प्रूविंग समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे x1 से। तो जब आप इस इक्वेशन में डिवाइड करोगे x1 से तो क्या होगा, डिवाइडिंग बाय x1 इन इक्वेशन 1। तो जब इस इक्वेशन में आप x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने देना, x1 इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, फिर क्या करना, प्लस इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने देना, इसके नीचे लिख लेना आप x1 और इसको ऐसे ही लिखा रहने देना, इसके नीचे लिख लेना x1। अब एक और बात, आप लोगों ने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जिस स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, जिस क्लास में भी पढ़ी होगी, तो आप सबने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला बहुत जरूर पढ़ा होगा। ये अगर अब मैं यहां पे डेल्टा का साइन हटा के डेरिवेटिव का साइन लगा दूं, Q हटा के x1 लगा दूं, P की जगह P1 लगा दूं, तब भी इलास्टिसिटी ही रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें ये वैल्यू क्या है, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इस हिसाब से ये भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर p1 है, इसे बोलते हैं x1 की इलास्टिसिटी p1 के रेस्पेक्ट में इसे बोलते हैं ऑन इलास्टिसिटी। यहाँ पर x1 है और यहाँ पर p2 है, तो x1 की इलास्टिसिटी p2 के रेस्पेक्ट में है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और यहाँ पे इनकम के रेस्पेक्ट में है, तो इस क्या बोलेंगे, इसको इनकम इलास्टिसिटी। अब देखो ये क्या है, ऑन इलास्टिसिटी। ऑन इलास्टिसिटी को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इसका मतलब है x1 की इलास्टिसिटी x1 के रेस्पेक्ट में। क्रॉस इलास्टिसिटी को लिखने का तरीका होता है ये, इसका मतलब है x1 की इलास्टिसिटी p2 के रेस्पेक्ट में। और इनकम इलास्टिसिटी को लिखने का तरीका होता है ये, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी किसकी, x1 की। और इज इक्वल टू 0 है, ये आपको पता है, ऑन को मैं यहां लिख देता हूं। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इसका स्टेटमेंट बनेगा सम ऑफ ऑन इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, बट पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप इसके लिए चेक करोगे तो क्या करोगे, अब आपको डिवाइड कर देना है x2 से, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। तो क्या होगा, देखो यहां x2 है, ये P2 है, ये P2 है, डिवाइड करा x2 से, ये x2 है, ये क्या है P2। ठीक है,
और सॉरी P1, ये क्या है P1 डिवाइड किससे करा है x2 से, ये क्या है x2 इनकम और डिवाइड करा है x2 से। तो सेकंड इक्वेशन में जब हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, अब ये देखिए ये क्या है, ये ऑन इलास्टिसिटी है लेकिन किसकी, 2 की 2 के रेस्पेक्ट में, ये क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी, 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x2 है P1 है, ये क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ x2। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, पहला आप इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। देखिए चौथी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी कहती है जो हमारा बजट सेट है, अगर यहां पर हम x1 और x2 की इक्विलिब्रियम वैल्यू डाल दें, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ये हो गया। अब ये वाला साइन हट जाएगा, ये साइन है इक्वल की जगह ये वाला साइन ले लिया है, इक्वल के इक्वलेंट ही मानना आप इसको, ये इक्वेशन ये बन जाएगी, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होंगे, ये वाला साइन खत्म हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वॉलेसियन डिमांड फंक्शन फॉलो वॉलेसियन लॉ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वॉलेसियन डिमांड कर्व की स्लोप के बारे में पढ़ा, वॉलेसियन डिमांड कर्व की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है और मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।